क्या नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनको चलाता कौन था? उनके तो जो कैबिनेट के डिसीजन थे उसको ही फाड़ के फेंक दिए जाते थे परिवार के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति सत्ता शिखर नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र धर्म पहले है। 2047 तक भारतीय जनता पार्टी उस देश से न प्रदेश से कहीं जाने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजय चौहान और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। और लाइव न्यूज एक्स के स्टूडियो पर एक अतिथि हमारे साथ फिर मौजूद हैं और आपके लिए कि तमाम प्रदेश की राजनीतिक बातें हों या तमाम जो इस समय विवाद चल रहे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष पर एक दूसरे पर तलवारें खींची जा रही हैं, तमाम मुद्दों पर खुल करके बात करने के लिए बीजेपी के एमएलसी सीनियर लीडर अशोक अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर लाइव न्यूज एक्स के स्टूडियो पर, और बहुत शुक्रिया भी कि आपने इतना समय हमारे स्टूडियो के लिए दिया, निकाला अपने व्यस्ततम समय पर। आज की अगर बात करें तो वक्फ बिल अभी हाल ही में आपकी सरकार ने उसे पारित किया, लेकिन उसका विवाद सड़क से लेकर के कोर्ट तक सदन में भी हंगामा विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। क्या ऐसा है कि जिसको लेकर के विपक्ष इतना हावी होने का प्रयास कर रहा है? और सिर्फ जो मुसलमान काबिज है और जो धनाढ्य है वो नहीं चाहते ये बिल पास हो, क्योंकि ये गरीबों की भलाई के लिए बिल है। और मेरे ख्याल से जब वक्त बिल को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो लगेगा कि मुसलमानों का हित इसमें सर्वोपर रखा गया है और इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। जो इसका विरोध कर रहे हैं उन पार्टियों को भी मैं तो कहना चाहता हूँ कि आप पहले अध्ययन करें और गरीबों को क्यों नहीं आप मुख्य धारा में लाने देते? गरीब मुसलमान क्या मुख्य धारा में नहीं आना चाहिए? गरीब मुसलमान को भी मुख्य धारा में आने का हक है और वक्फ बिल के द्वारा गरीब मुसलमान भी मुख्य धारा में आ सकेगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। आप लोगों को एक जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि आप लोग जाकर के मुस्लिमों की बस्तियों में वक्फ बिल के फ़ायदे क्या हैं ये बताने की। बिल्कुल बताएंगे जी, जाएंगे बताएंगे, और गरीब मुसलमानों को कैसे इसका कल्याण होगा, क्या इसके फ़ायदे हैं, उस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे और ये हम लोगों का अभियान बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये, इन दिनों एक बड़ी लड़ाई सियासत यूपी में जो है वो चल रही है, अगड़ा बनाम पिछड़ा, करनी सेना बनाम रामलाल जी सुमन के जरिए ये लड़ाई को किस तरीके से देख रहे हैं और सामाजिक दृष्टिकोण से कैसे देख रहे हैं? एक पार्टी राजनीतिक विषय अलग है, लेकिन एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी कैसे देख रहे हैं? ये कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, ये कोई लड़ाई नहीं है, विकार का विषय है। कोई करणी सेना को या किसी को भी हक नहीं है कि उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग किया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वोपर कह चुके हैं कि शांति व्यवस्था बहाल रहेगी, किसी को भी कोई क्राइम हाथ में उठाने का नहीं है जी। अगड़े बनाम पिछड़े का कोई हक नहीं। अभी जो जातिगत जनगणना केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट ने डिसीजन लिए, ये स्वागत योग्य कदम है जी। और इससे सामाजिक सद्भाव और समरसता का प्रभाव बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरीके से आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें राइफलें निकली, पूर्व मुख्यमंत्री को जिस तरीके से जान से मार देने की धमकी दी गई, विपक्ष का आरोप है कि ऐसा कभी नहीं हुआ और कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति हुई है। ऐसा कुछ नहीं है जी। जो भी इसके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है जी। और हमारे प्रकाश में आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे जी। लेकिन फिर हम आपको कहना चाहते हैं हमारी सरकार निष्पक्ष ढंग से कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं। हमारे लिए सब, हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर हम इस देश की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए फिर हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति सत्ता शिखर नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र धर्म पहले है। हम राष्ट्र धर्म को तरजीह देते हैं और राष्ट्र धर्म के या राष्ट्र के प्रति कोई भी व्यवधान उत्पन्न करेगा, शांति व्यवस्था उत्पन्न करेगा तो उसके लिए कार्रवाई होगी। आरोप ये भी लग रहा है आपकी सरकार पर कि मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग अति कर रहे हैं ये गलत आरोप और यही वजह से कार्रवाई नहीं की जाती। विपक्ष की सोची समझी रणनीति है और सोची समझी रणनीति को जातियों में बांटना चाहते हैं। अभी तक इन्होंने धर्म के आधार पर बांटा हमको, अब जातियों के नाम पर बांटने। विपक्ष केवल बांटने के अलावा इनके पास कोई एक कार्य नहीं है जिससे कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं है जो कि देश की और प्रदेश की प्रगति की रास्ता। हाँ, एक छोटा सा विवाद और उठा, ज्योतिबाई फुले के नाम से एक फिल्म आई, उस पर एक लड़ाई और देखने को मिली कि दलित बनाम ब्राह्मण की लड़ाई सड़कों पर देखने को मिली। हालांकि उसको विवाद कई उठे पर अब थोड़ा सा हल्का हुआ है।
पर क्या ये लगता है कि अब ये लड़ाइयाँ पहले ठाकुर बनाम दलित होगी, फिर ब्राह्मण बनाम दलित ऐसा होगी? कुछ नहीं, ये सब विपक्ष की चाल है। हालांकि मैंने ये फिल्म देखी नहीं है, आप कहेंगे मैं पहले ये फिल्म देखूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये जातियों में बांटने का काम केवल विपक्ष की एक भूमिका है। और जो जो ये 27 का चुनाव नजदीक आएगा तो आप देखेंगे कि फिर विपक्ष कुछ न कुछ ऐसे, कभी किसान आंदोलन के रूप में, कभी किसी आंदोलन के रूप में, अब इन्होंने करणी सेना को बहाना बना लिया, कभी ज्योतिबा फुले को बहाना बना लेंगे। ये सिर्फ जातियों में बांटकर अपने को सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन 2047 तक न उत्तर प्रदेश में न देश में भारतीय जनता पार्टी कहीं जाने वाली नहीं। हमको भरपूर जनता का समर्थन प्राप्त है। इतने विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको जनता का भरपूर विश्वास प्राप्त विश्वास है। जबकि मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जिस यूपी का आप एकदम अपना घर मानते थे, लोकसभा में यूपी ने काफ़ी हद तक आपको डैमेज भी किया है। वो कोई रही एक नैरेटिव फैलाया गया हमारे खिलाफ कि 400 पार आएगा तो संविधान बदल देंगे, और जबकि संविधान बदलने का काम जो किताबों लिए डायरी घूमते थे संविधान की, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा संविधान बदलने का काम किया। वो नैरेटिव कहीं जनता के दिमाग में बैठ गया। लेकिन अब ऐसा बाद में आपने देखा कि 9 चुनाव हुए हैं, बाई इलेक्शन, और उसमें 7 में हमने जीत हासिल की। बल्कि जो उनके गढ़ जो बता रहे थे कि कुंदरकी नहीं जीतेंगे, अंबेडकर नगर की सीट थी वो नहीं जीतेंगे, कटहरी, हमने वो भी जीती। लेकिन आपके ऊपर आरोप है कि आपने अपने तंत्र का गलत इस्तेमाल किया। तो देखिए, सत्ता में जब आप होते हैं तब कोई ना कोई आपके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं। उस आरोप प्रत्यारोपों की परवाह नहीं करते। हमको जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, और जनता के आशीर्वाद के दम पर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी इस देश से न प्रदेश से कहीं जाने वाली नहीं है। मेरा अगला सवाल, कुछ विपक्षी दल खास करके छोड़ दिया जाए, अगर आपकी सत्ता दल और मुख्य विपक्षी दल को छोड़ दिया जाए, तो ये कहा जा रहा है कि करणी सेना बनाम जो ये विवाद चल रहा है दलित का, ये नूरा कुश्ती है बीजेपी और सपा की। कुछ विपक्षी दल इस पर भी आरोप आपके पर और दोनों पर लगा रहे हैं। मैं ऐसा तो कुछ नहीं है जी। देखिए, करणी सेना एक अपना स्वतंत्र निष्पक्ष संगठन है, लेकिन उनको भी ये हिदायत है कि कोई भी क्राइम आप हाथ में नहीं लेंगे। व्यवस्था कोई भी हो सकती है, अपने व्यवस्था को अपने और अपना प्रोटेस्ट करने का सबको हक है, वो प्रोटेस्ट अपना कर सकते हैं। लेकिन किसी को भी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का किसी को संरक्षण प्राप्त नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। नो, कोई संरक्षण। मतलब जो आरोप है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, और विपक्ष को क्रिटिसाइज करने का हक है, क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं उनको भी तारीफ करनी चाहिए। आज पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, उसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। कोई जातिवाद के नाम पर नहीं, कोई धर्म के आधार पर नहीं बट रहा, सबको मिल रहा है। जो गरीब पात्रता की श्रेणी में, अभी प्रधानमंत्री आवास का चयन हो रहा है गाँव में, तो सबको मिल रहा है। किसी को पक्षपात करना, हम लोगों का मानना है कि हमारे जो पूर्वज भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, ये अंत्योदय, हम अंत्योदय को लागू करने के लिए तत्पर हैं कि जब तक अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति को मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। हमको उसको मुख्य धारा में लाना है, चाहे वो किसी जाति का। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे है कि जाति जनगणना जिस मुद्दे को लेकर के, इसके पहले तक आपका स्टैंड या पार्टी का स्टैंड में कहूँगा, पार्टी का स्टैंड एकदम अलग था, लेकिन अचानक ये फैसला क्या 2014 के बाद जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में सत्ता संभाली, आपने अभूतपूर्व कार्य देखे। चाहे वो राम मंदिर का आंदोलन रहा हो, राम मंदिर का निर्माण का हो, चाहे धारा 370 का रहा हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन का रहा हो, चाहे एक भारत श्रेष्ठ भारत का रहा हो, वन नेशन वन राशन कार्ड का रहा हो। इसी तरह से उन्होंने देखा कि अब सामाजिक समरसता का दिनों में मांग बढ़ी हुई, तो सामाजिक समरसता लाने के लिए जातिगत जनगणना आवश्यक थी। तो हम कई मुद्दे, क्योंकि कोलिशन में हम गवर्नमेंट चला रहे हैं, जब कोलिशन में कोई गवर्नमेंट चलाने जाती है तो कुछ मुद्दे अपने छोड़कर हमको अपने सहयोगियों के विचार लेकर और अपने जब देखते हैं कि ये जनता की मांग है, उसको ध्यान में रखकर हम अपने मांगों को बदलते रहते हैं, अपने बातों को रखते रहते हैं, और हमको
हमको लगता है कि जातिगत जनगणना एक प्रधानमंत्री का सोचा समझा और बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। तो क्या लगता है कि जो सहयोगी दल थे वो लगातार दबाव बना रहे थे, क्योंकि बिहार में ये मुद्दा काफ़ी हावी था? दबाव नहीं बना रहे थे। देखिए, कोई भी जब 4 लोग बैठते हैं, अपने मित्र लोग, तब अपने बात रखते हैं। उस बात को अगर कहीं अच्छी लगती है तो माना भी जाता है। तो उस सहयोगी दलों की बात या हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने को जो निर्णय लिया, अब उसको विपक्ष रणनीति बना रहा था, ये तो हमारी मांग थी, इसको दबाव में किया। देखिए, ऐसे इस तरह से दबाव में उनके दिमाग दबाव की बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो भी निर्णय लिया वो स्वागत योग्य है और इससे सामाजिक समरसता को बल मिलेगा। विपक्ष की बात आपने की, विपक्ष ये जरूर कह रहा है कि हमारे दबाव में जो है बिल लेकर के सरकार आई है, लेकिन कहा कि विपक्ष ने ये भी कह रहा है, दावा कर रहा है कि तारीख भी हम ही बताएंगे कि सरकार कब इसको लागू करेगी। वो राम मंदिर की भी तारीख पूछते पूछते राम मंदिर भी बन गया और इसकी भी तारीख पूछते पूछते इसका भी डिसीजन बहुत जल्द हो जाएगा। आप बहुत जल्द आप देखिए, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन उस समय कोरोना काल चल रहा था, हो नहीं पाई। लेकिन हमको लगता है कि बहुत जल्दी इसको लागू होगा, बहुत जल्दी देश में एक नई व्यवस्था लागू होकर जनगणना का कार्य पूरा होगा। कुछ आरोप ये भी सोशल मीडिया में लोग लगा रहे हैं कि ये बिहार चुनाव की वजह से जाति जनगणना बिल आया। अब वो विपक्ष को लगाना है, कुछ भी लगाए, विपक्ष की कोई परवाह हम लोग नहीं करते हैं। हमने बताया ना, पहले भी कहा कि हम लोग उसकी परवाह नहीं करते। इलेक्शन तो पूरे साल कोई ना कोई चलते रहेंगे, किसी न किसी स्टेट के। अभी बिहार के खत्म हो गए, उत्तर प्रदेश के शुरू हो जाएंगे, तब ये कहने लगेंगे अब उत्तर प्रदेश के चुनाव पर। इसकी कोई बात नहीं होती। चुनाव पूरे 5 साल हम लोग लड़ते रहते हैं और राजनीतिक व्यक्ति को चुनाव हमेशा लड़ते रहता है। जो हार जाता है वो भी सोचता है कि इस बार इनको पटकनी दे, और जो जीत जाता है वो कहता है कि मेंटेन कैसे रखें, अगले 5 साल कैसे जीते। तो राजनीतिक व्यक्ति की परीक्षा हर समय होती रहती है, उसमें कोई बुराई मानने वाली बात। अगला सवाल मेरा कि कानून व्यवस्था के नाम पर आप सत्ता में आए थे, लेकिन इस समय कानून व्यवस्था को लेकर के ही आप घेराव में हैं और तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें आप ये कहा जा सकता है कि उससे बरगलाया नहीं जा सकता किसी को। देखिए, कानून की व्यवस्था की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जितनी कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई उतनी कभी नहीं। क्या कोई एक आतंकवादी घटना हुई पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या एक किसी आतंकवादी को छोड़ा गया? किसी को भी क्राइम करने का हक नहीं, और क्राइम करेगा तो उसका हाल क्या हुआ है ये सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं। अपराध के मामले रंजिशवश हो सकता है, जो आप डेटा बता रहे हैं, रंजिशवश हो सकते हैं कि किसी से रंजिश चल रही तो उसमें घटना घटी हो तो नहीं कह सकते, लेकिन आम अपराधों में कमी आई है। अच्छा, अपराध में कमी आपको लग रही है। आज जब आपने बात की आतंकवादी की, तो जिस तरीके से अभी ये घटना घटी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आपने अति आत्मविश्वास पर वहाँ पर सुरक्षा नहीं रखी, जबकि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ घूमने पहुँच रहे हैं। पहलगांव की घटना वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन अब केंद्र सरकार बड़ा सोच विचार कर अगला कदम उठाएगी, और मोदी है तो मुमकिन है, ये विश्वास करके पूरा देश चल रहा है, इसमें कोई रिजल्ट बहुत अच्छा है। पहलगाम की घटना पर चर्चा हो रही है, तो इतना देर कार्रवाई पर क्यों? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, अगर ये कहावत सिद्ध हुई तो आपको भी लगेगा कि वाकई में मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पिछले 2-3 घटना, चाहे म्यांमार की रही हो, चाहे बालाकोट रही हो, चाहे उरी की घटना से देखा हो, उन्होंने हर घटना का बदला लिया है। और म्यांमार में तो हम घुस के मारे हैं, बालाकोट में भी हम लोग घुस के मारे हैं, और इसमें भी आप देखिएगा कोई भी आतंकवादी बचने, कल भी गृह मंत्री जी का भाषण आपने सुना होगा, तो उन्होंने भी कहा है कि किसी भी आतंकवादी को किसी भी स्तर पर हम छोड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने 5 प्रतिबंध लगाए पाकिस्तान पर, और उन 5 प्रतिबंधों से क्या लगता है कि ये जो कह सकते हैं कि डॉग का जो टेल है ये सुधर सकता है? नहीं, देखिए, जिसके आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डॉग की टेल सुधरने का नाम तभी लेगी जबकि उसकी गर्दन मोड़ दी जाएगी। बिल्कुल, अब वक्त आ गया है, और वक्त आ गया है, बहुत अच्छा डिसीजन होगा। आप भी देखते रहिए, बहुत अच्छा राष्ट्र हित में फैसला, उचित फैसला होगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुलडोजर को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं और बुलडोजर की कहानी को तमाम अन्य स्टेट जहां पर आपकी सरकार है उन्होंने भी उसको अपनाया है, अडॉप्ट किया है, लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक भी लगाई है। पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। नहीं, बुलडोजर अब ज़्यादातर नहीं चल रहा है, जहाँ आवश्यकता महसूस होती है। जी। अभी जैसे कश्मीर में आतंकवादी के घरों को गिराया गया, बुलडोजर चलाया गया। हाँ। वो कोई गलत था? वो तो सही निर्णय था। जी। तो जहाँ पर जरूरत जैसी होती है वहाँ बुलडोजर का यूज किया जाता है। जी। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जहाँ जरूरत है वहाँ भी ना करो, ये नहीं कहा है। कोर्ट ने ये कहा है कि बुलडोजर का उपयोग कम से कम किया जाए, लेकिन जहाँ उपयोगिता है, वहाँ आतंकवादियों को घर गिराने में किसकी सहानुभूति हो सकती है? तो मैं समझता हूँ बुलडोजर की कोई समस्या नहीं है। तो बुलडोजर चलता रहेगा निरंतर? तो जहाँ जैसी जो आवश्यकता होगी चलेगा बुलडोजर, जहाँ जरूरत पड़ेगी तो चलाया जाएगा उसमें। अच्छा, राजनीतिक गलियारों से भी चर्चा आ रही है कि पीडीए की काट आप लोग नहीं खोज पा रहे हैं और बड़ी चुनौती बन रहा है पीडीए आप लोगों के लिए। पीडीए की काट, कोई पीडीए की काट ही नहीं। पीडीए का अगर उनका देखो परिवार डेवलपमेंट जो उनकी जो है वो पीडीए का फुल फॉर्म उनका यही है, परिवार डेवलपमेंट। क्या जैसे 5 यादवों को टिकट दिए गए, क्या उनके परिवार के अलावा किसी को दिए गए? 6ठे यादव को क्यों नहीं दिया गया भाई? तो ये तो उनका अपना परिवार का एक पीडीए है, कहीं कोई किसी के हित की बात नहीं कर रहा है। पीडीए हो या कोई सर्व समाज को, सबको लेकर साथ चलना केवल भारतीय जनता पार्टी सबको चल सकती और कोई दल नहीं चल सकता। परिवारवाद की बात उठी है तो एक सवाल और बन रहा है। विपक्ष लगातार इस बात को भी आरोप लगाता है कि परिवारवाद का आरोप सत्ता पक्ष विपक्ष पे तो लगाता है, लेकिन आपके भी लोगों की लिस्ट वो सुनाते हैं। नहीं, जैसे हमारे यहाँ ऐसे कोई नहीं है कि परिवारवाद, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, जैसे कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव ही बनेंगे, अखिलेश यादव के बाद अखिलेश यादव का बेटा ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ 12 करोड़ लोग सदस्य हैं, उसमें से मिलकर चुनते हैं। एक बूथ अध्यक्ष का भी व्यक्ति और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा। ये परिवारवाद नहीं है। हाँ। अब किसी का बच्चा अगर टैलेंट है राजनीति में, अगर उसके बच्चे को टिकट दे दिया गया तो वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद का मतलब ये है कि नहीं साहब उसका लड़का यहाँ पर था तो इस सीट पर उसी का लड़का आएगा, ये परिवारवाद हुआ। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का या राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरे को बना के दिखाएं, बना के दिखाएंगे क्या? ये अपनी फैमिली से। लेकिन हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक बाकायदा 12 करोड़ सदस्य करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस भी ये कह रही कि हमने तो परिवारवाद नहीं किया, आपने परिवारवाद छोड़ा नहीं। उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया, लेकिन रिमोट से चला कौन रहा? ये भी तो बताइए, चला कौन रहा? क्या नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे? उनको चलाता कौन था? उनके तो जो कैबिनेट के डिसीजन थे उसको ही फाड़ के फेंक दिए जाते थे परिवार के लोग। फाड़े थे नहीं फाड़े थे जी। ये भी आपने देखा है। ये भारतीय जनता पार्टी पर सिर्फ आरोप लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबको साथ लेकर चलना केवल भारतीय जनता पार्टी को आता है और किसी दल के पास कोई नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। आते हैं राम मंदिर पे विधायक जी कि राम मंदिर को लेकर के बड़े विवाद उठे, विपक्ष आया भी नहीं, कहा हमको जब राम जी बुलाएंगे तब आएंगे। तो वो राम मंदिर में ऐसी क्या दिक्कत रही कि जो आप लोग तो पूरी तरीके से वहाँ पर तन्मयता से पूरा उत्साह मनाया, लेकिन विपक्ष नहीं आया? उसे कहा कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अब देखिए, उनकी आस्था नहीं है जी। उनकी आस्था केवल चुनाव के समय वो जनेऊ पहन के खड़े हो जाते हैं, बाकी उनको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं। हमने निमंत्रण, हमने क्या, विश्व हिंदू परिषद ने और राम मंदिर ट्रस्ट ने निमंत्रण सबको भेजे। जिनकी आस्था थी वो आए और जिनकी आस्था नहीं थी वो नहीं है। उत्सव मनाने की जो बात है, आज आपके घर में किसी का भी जन्म होता है, कोई भी आप नया मंदिर भी स्थापित करते हैं तो क्या उत्सव नहीं मनाते ढंग से? उत्सव जोर शोर ढंग से मनाते हैं। और राम मंदिर तो 500 वर्ष की गुलामी का चिन्ह था, उसको मिटाकर अगर नया मंदिर अस्तित्व में आया, उसकी आस्था हमारे प्रति है, हमारी उसके प्रति आस्था है, तो उसको अगर हमने जोर शोर ढंग से मनाया तो क्या गलत मनाया? अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा पूरी तरीके से गर्म था, लेकिन लास्ट जब लोकसभा चुनाव हुए तो ऐसी क्या कमी रह गई कि आपके पास राम मंदिर भी था, बन भी गया था, लेकिन 400 पार का नारा अधूरा रह गया और उस अधूरे के कारण आपको 2 बैसाखी लेनी पड़ी देश की सत्ता में काबिज होने के लिए? हमने ये प्री प्लोन एलायंस था
कोई हमने बाद में गठबंधन उनसे नहीं किया। हम लोगों ने सीट शेयरिंग करके चुनाव लड़ा उनसे और हम पूर्ण बहुमत में आए। लेकिन राम मंदिर के का नहीं, 400 डेंट का जो नारा 400 नारा था, तो हम उसको हमने, इसमें कोई स्वीकार्यता में कोई गलत नहीं है कि इससे हमको नुकसान हुआ है, और उसका विपक्ष ने नैरेटिव फैलाया जो उसका भी हमको नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम उससे सबक लेकर हम आगे बढ़ेंगे और 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और फिर से हम तीसरी बार योगी जी के नेतृत्व में सत्ता संभालेंगे, इसमें कोई। तो ये आप मानते हैं कि जो 400 का नारा जिस शीर्ष नेतृत्व ने या थिंक टैंक ने जो बनाया था, वो कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास का कारण, उस समय जब बनाया था तो हो सकता है उसके सही रिजल्ट आते, लेकिन कुछ विपक्ष ने नैरेटिव फैलाया, उससे हमको लगता है कि हमको नुकसान उससे हुआ। एक अंतिम सवाल मेरा, विपक्ष क्या और सत्ता पक्ष अंदर से जब बात करें ऑफ कैमरे, तो तमाम आपके साथी ये कहते हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं, थाने में इंस्पेक्टर भी नहीं सुनता। बीजेपी और विपक्ष इस पर पूरी तरीके से आपसे चुटकी लेता है कि सत्ता में होने के बावजूद भी लोगों की सुनी नहीं जा रही, सम्मान नहीं अधिकारी दे रहे, और सीएम पत्र भी लिखते हैं अधिकारी, वो भी अंतिम कुछ दिन पहले उन्होंने निर्देश भी जारी किए गए। तो क्या सच है ये, क्या कहानी है, आखिरकार क्यों अधिकारी नहीं सुनते? ऐसा नहीं है, विपक्ष को तो कुछ बरगलाने का और भड़काने का काम है, उसको बरगलाने दीजिए, भड़काने दीजिए। हम लोग अपनी बात को अपने फोरम पर कहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े उदार प्रवृत्ति के हैं और हम लोगों की बातों को सुनते हैं और सुनकर उसको देखिए, अगर बात कहीं आई है तो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट भी कराया है, और इम्प्लीमेंट कराकर विधायकों के पत्रों की बात हो, विधायकों को सम्मान देने की, आज किसी भी अधिकारी के सामने जाइए, खड़ा होकर आपको अभिवादन करता है, आपको बैठाने का प्रयास करता है, बैठता है, तो ये चेंज आया है अधिकारियों में, बदलाव दिख रहा है आपको? ये बदलाव दिख रहा है। अभी कुछ नाम नहीं लूँगा, अपने आपकी ही पार्टी के कई विधायक थे, उन्होंने कई पत्र लिखे पीडब्ल्यूडी को अपने क्षेत्र की सड़कों के लिए, लेकिन उनको बजट नहीं दिया गया अधिकारियों की वजह से, जबकि आधे से ज़्यादा बजट जो भारी भरकम था वो वित्तीय वर्ष में वापस करना पड़ा विभाग को। यहाँ क्या अधिकारियों की खामी मानते हैं कि अधिकारी जानबूझ करके कहीं ना कहीं? मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैंने जो 3 सड़कें दी थी उस पर बजट भी जारी हुआ, उसको स्वीकृत भी हुआ है। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मुझे और विधायकों के बारे में जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर के अधिकारी आपकी सुन रहे हैं, जिले में जनता की सेवा करने में सेवा कर रहे हैं। हम लोग भी जो है एक दिन हफ्ते में अपना जनता दरबार लगाते हैं और उसमें जो भी जनता की समस्याएं होती हैं उनको निराकरण कराने की पूरा प्रयास करते हैं। पूरा अधिकारी वर्ग और माननीय मंत्रीगण समूह जितना भी है, हम लोगों को पूरा आशीर्वाद और साथ में हम लोग चलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। एकदम चलते चलते एक सवाल और कहूँगा कि 27 की तैयारी लगभग शुरू कर दी है आपने भी और विपक्ष ने भी, तो क्या तैयारियां हैं इस बार, क्या मिशन बना के चला जाएगा? मिशन अभी कुछ नहीं है, मिशन तो अभी पहले पंचायत चुनाव आएंगे 2026 में, पंचायत चुनाव के गांव में तो अभी शोर पंचायत चुनाव कर रहे हैं, अभी विधायक का चुनाव का दूर तक कोई नाम नहीं ले रहा है। बट सरकार का हमेशा ही, सरकार अपने चुनाव के मूड में रहती है। हाँ बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब यही था, सरकार हमेशा चुनाव के मूड में रहती, कोई भी चुनाव हो हम पूरी तत्परता के साथ लड़ते हैं और जीतते हैं। तो पंचायत चुनाव की पूरी तैयारियां हो रही हैं? हाँ, पंचायत चुनाव के देहातों में जरूर सरगर्मी शुरू हो गई, इसमें कोई। बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बैठने के लिए। तो आपने देखा अशोक अग्रवाल जी बीजेपी से एमएलसी हैं और उन्होंने साफ और बेबाक ढंग से लाइव न्यूज एक्स के तमाम सवालों का जवाब दिया। विपक्ष जो जिस तरीके की धारणा बना करके बीजेपी पर हावी होने का प्रयास कर रहा है, उसको भी उन्होंने काटा और बताया कि आखिरकार विपक्ष किस तरीके की सियासत और राजनीति यूपी के गलियारों में करना चाहता है। अगले अतिथि के साथ हम आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और आप जुड़े रहिए लाइव न्यूज एक्स के साथ। धन्यवाद।